Right. 20 questions from history, 14 questions from environment, 16 questions from economy, 20 questions from science and tech, polity 11, geography questions 4, and map, and IR almost 15 questions. Right. Just see the number of questions that has been asked by the UPSC this year and the nature of the questions. Let me disconnect it from this side. Right. देखिए 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री से, अगर किसी ने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 2, 40। वैसे तो कोई इतने कर नहीं पाता है, कर भी ले तो कभी सारे तो करेक्ट नहीं हो सकते। जिनका ऑप्शनल पेपर है हिस्ट्री, वही मैक्सिमम नंबर तक जा सकते हैं। राइट। एनवायरमेंट 14 क्वेश्चंस। आप देखिए एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सभी क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। सबको ये लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जो यूपीएससी ने बनाया है इस बार, इट इज मोर अबाउट नॉलेज, कि कौन ज्यादा पढ़ रहा है, कौन किसके पास ज्यादा नॉलेज है, किसके पास ज्यादा नोट्स है, वो बच्चा क्रैक कर जाएगा। बट बिलीव मी, ये पेपर नॉलेज का नहीं है। नॉलेज तो है, उसके साथ नॉलेज प्लस स्किल्स। जैसे आपकी क्लासेस चल रही है ऐसे राइटिंग की, आप लोगों के पास नॉलेज है पर आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते जब तक आपके पास स्किल्स ना हो। अगर आप लोगों ने मेरी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास की होती, शायद की भी है, और अगर अच्छे से समझी होती तो आज आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती। सी सेट के पेपर में भी कितने क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली व्हाट इज कंक्लूजन, कि ये कंक्लूजन है, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशंस, ये सब चीजें उस क्लास से आपको सीखने को मिली थी और ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में फ्रेम होके आ गई हैं। सी सेट का पेपर ऑल अबाउट दी स्किल्स। जिसके पास स्किल्स नहीं है वो इस पेपर को नहीं कर सकता। एवरी ईयर टेम्पो इज वेरी हाई, इट इज गेटिंग वेरी वेरी हाई। आपके पास कितनी टेस्ट सीरीज आप कर लें, कितनी नोटबुक्स आप पढ़ लें, कितने नोट्स आप बना लें, वही आदमी इसको क्वेश्चन को कर सकता है, इस पेपर को कर सकता है जिसने चीजों को फंडामेंटली पढ़ा है। फंडामेंटली। राइट। मैंने भी आज ये एग्जाम दिया है, आई वाज द स्क्राइब ऑफ अ स्टूडेंट। राइट। बस मेरा रोल ये था कि मैं वहां पे बता नहीं सकता था कि क्या ऑप्शन क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना और उसको फिल करना। राइट। सो स्क्राइब का काम इतना होता है, वो किसी को एडवांटेज नहीं दे सकता, क्योंकि हर स्क्राइब के साथ आपके पास एक इन्विजिलेटर बैठता है, तो आपके पास चीटिंग करने का कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो इस तरीके से ये मत सोच लेना चलो हैंडीकैप बन जाए और स्क्राइब ले लें और डबल एफर्ट लग जाए। तो ये सब चीजें दिमाग में मत रखना। ये एक प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट वो डिसएडवांटेजेस पे हैं, पर यूपीएससी उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आज मुझे वाकई में बड़ा मेरा दिल दहल गया। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे एग्जाम सेंटर पे, ऐसी ऐसी लड़कियां देखी, मतलब कि वो अपनी लाइफ से इतना जूझ रहे हैं और वहां 6 घंटा बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। आई मीन मुझे तो एक वक्त को तो रोना भी आ गया था, टू बी ऑनेस्ट, उन बच्चों को देखकर। अब आदमी वहां पे स्क्राइब बैठा है और ये सोच ले कि चलो यार मैं अपने कैंडिडेट के लिए कुछ पॉजिटिवली कर दूं, तो वो दिल को लग जाता है कि यार नहीं, वो सामने बच्चा बैठा है, उसको डिसएडवांटेज पे नहीं रखना है, दोनों को बराबर फाइट रखनी है। राइट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द पेपर। देखिए करंट अफेयर्स, हर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए इसमें क्या है, करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैगजीन पढ़ी और मैगजीन पढ़ के आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लिया। जैसे काफी लोग पढ़ते हैं विजन का 365
या फिर कोई और मैगजीन पढ़ लिया या फिर कुछ और पढ़ लिया। यहाँ पे चाहिए एनालिसिस, एनालिसिस, करंट अफेयर्स में एनालिसिस। मैंने आपको एक चीज, एक एक्सरसाइज बताई थी कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। कुछ बच्चों ने मुझे कांटेक्ट भी किया था इस चीज के लिए कि उनके पास कंटेंट नहीं है कि वो ऐसे में लिखें क्या। मैंने उनको समझाया था कि भाई आपको 2 घंटा तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो लोग क्या कर रहे थे, वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे। तो उन्होंने चैट जीपीटी का यूज करने में क्या क्या ब्लंडर कर दिया। चैट जीपीटी में आपने जीपीटी चैट जीपीटी आपने क्या किया, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किसको दे दिया, मशीन को दे दिया। और एग्जाम में क्या है, ये थिंकिंग प्रोसेस आपको यूज करना है एग्जाम में, जिसकी कभी आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप इन टूल्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि आपके लिए एक ब्लंडर है। यूपीएससी ने आपको इस एग्जाम में दिखा दिया है कि अगर आप अपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं शुरू से, जब से ये ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, शुरू से आपको एक ही बात बोली है कि अपने अंदर की कमियों को निकालें, सेल्फ अवेयरनेस को। देखिए मैंने एक ऐसे भी कराया था परसेप्शन वाला। वो क्या था कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ये पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस कीजिए कि आपने अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया है, आपने कभी भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव ही नहीं किया है। आप नॉलेज इंक्रीज करते गए पर स्किल्स इंप्रूव नहीं किए। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस में एक चीज बताई थी, मॉडिफायर्स, कि वो सेंटेंस का नेचर को चेंज कर देते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन जीएस पेपर 1, एवरी स्टेटमेंट इन कॉम्प्रिहेंशन इन सीसेट पेपर हैड अ मॉडिफायर। अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वहां मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या करता है, इंफॉर्मेशन का जो नेचर है उसको चेंज कर देता है, या तो वो सही होता है या वो गलत होता है। यही आपको एग्जामिनर फंसाता है। और ये जो मॉडिफायर है, ये एक्चुअली एक एलिमेंट है एनालिसिस का। दिस इज द एलिमेंट ऑफ एनालिसिस। अगर आप ये एनालिसिस करना नहीं सीखते हो, आप इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो। ये यूपीएससी ने आज आपको बता दिया है। अब आप देखिए, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट से 14, इकोनॉमी से 16, साइंस एंड टेक 20। कोई साइंस एंड टेक के कोई इजी क्वेश्चंस तो थे नहीं। अब तो स्पोर्ट्स से भी है, मतलब कि विंबलडन है ना, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिया है। पॉलिटी का क्वेश्चंस पूछने का नेचर ही चेंज हो गया है। आपको एक केस स्टडी दिया है और उसमें आपको अपना रोल डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी वाज द आंसर, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, ये ऑप्शंस थे। हालांकि उसका आंसर इजी था, अकाउंटेबिलिटी। पर आप ये देखिए कि वो एग्जाम का नेचर जो है, वो एप्लीकेशन पार्ट, कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्या आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक क्वेश्चन था जैनिज्म वाला, जैनिज्म वाला। अगर जिसने जैनिज्म को अच्छे से नहीं पढ़ा कि भाई जैनिज्म में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, पर फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि जो महावीराज हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऑप्शंस लाइफ फॉर्म्स को बताते हैं। अब जैनिज्म में क्या होता है, रॉक के अंदर भी एक लाइफ है। ऑप्शन था डेमी गॉड्स, डेमी गॉड्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जैनिज्म में। गॉड महावीरा, तो ये भी एक लाइफ है। प्लांट्स एंड ट्रीज, वो भी एक लाइफ है। और एक ऑप्शन और था, वो भी लाइफ था। सो कॉन्सेप्चुअल, कि आपने जो नॉलेज गेन की है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एप्लीकेशन पूछी गई है। जितने भी क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन। अब आप ये देखिए कि ये देखिए कि एक आदमी नॉलेज गेन करता है, एक आदमी नॉलेज गेन कर रहा है और उस नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी आके पकड़ रहा है, यहाँ पे आपको कैच कर रहा है, यहाँ पे वो आपको फंसा रहा है। डायरेक्ट नॉलेज नहीं है,
डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। हिस्ट्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। पीछे भी लास्ट टू लास्ट ईयर जैनिज्म से यही एक क्वेश्चन था कि उसमें कि एक आदमी है, उसमें एक पैराग्राफ दिया था, एक आदमी है वो एक पत्थर को किक मारता है, तो ऐसे कुछ एक पैराग्राफ था। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई उस पत्थर के अंदर लाइफ फॉर्म्स होती हैं, तो इसीलिए जैनिज्म में क्या है, उसको आप हिट नहीं कर सकते, ना तो पैर से, ना उसको फेंक सकते, ना मार सकते। तो जैनिज्म के देखिए हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। यहाँ पे नॉलेज तो आपको गेन करनी है, पर इसमें एनालिसिस डालकर आपको क्या है, एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको लाके यूपीएससी रोक रहा है, राइट। अब आप ये देखिए, ज्योग्राफी एंड मैपिंग, ओनली 4 क्वेश्चंस। आप कोई सोचेगा कि यार मैं तो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूँ, कोई सोचेगा कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस 15 क्वेश्चंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया, राइट। कोई सोचेगा कि साइंस एंड टेक ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से हैं। आप पूरे साल का कोई फॉर्मेट बनाकर ना चलें, पूरा सिलेबस पढ़े, एनसीईआरटी के साथ शुरुआत करें। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे तो जिसकी एनसीईआरटी अच्छी होगी वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करंट्स बेस्ड, कि कौन से इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कौन से नेशनल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं एनवायरनमेंट के एरियाज में। देखिए, साइंस एंड टेक एप्लीकेशन पार्ट, पॉलिटी एप्लीकेशन, डायरेक्ट पूछना भी बंद कर दिया। अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले ऑप्शंस भी देखेंगे जिसमें आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट, कि आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है चीजों को लेकर वो है या नहीं है। अब नॉलेज का देखिए, नॉलेज सबके पास है और सिर्फ वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनके पास एनालिसिस है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस 15 क्वेश्चंस। तो यूपीएससी कहाँ पे आपको ले जाए कुछ नहीं पता। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार ना करें, एक फिक्स पैटर्न ना बनाएं अपनी प्रिपरेशन में। मेरी एडवाइस ये रहेगी आप लोगों को कि आप हमेशा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें और उसकी आंसर राइटिंग को करें। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप नॉलेज गेन करें, और पूरे साल नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, उसके साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन आपको पता चलती रहेगी, आपका दिमाग काम करता रहेगा, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक्टिव रहेगा। दूसरी क्या है, एक मेंटोर जो आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करता रहे, डाउट्स फॉर डाउट्स क्लियरेंस, राइट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटोर क्या है, मेंटोर आपके साथ एक एनालिटिकल डिस्कशन कर सकता है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अभी देखिए, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे वोल्केनो वाला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, राइट। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको यूटिलाइज करके आपको अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन करनी चाहिए। पूरे साल का एफर्ट होना चाहिए, तभी जो चीजें जाके हैं एक मिनिमम सेट लेवल पे जाके चीजें डेवलप होंगी। अब आप खुद देख सकते हैं इस बात को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ा होगा, उन्होंने आंसर राइटिंग मिस की होगी, उन्होंने मेंटोर की हेल्प लेना मिस किया होगा, उनके साथ डिस्कशंस नहीं की होंगी, उनको अपने डाउट्स नहीं बताए होंगे। मेंटोर क्या है, मेंटोर के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चीजों को मल्टीपल डायमेंशन से आपको एक्सप्लेन कर सकता है, आपके डाउट्स इजीली क्लियर कर सकता है। ये एनालिटिकल अप्रोच आपको अपनी प्रिपरेशन में लानी होगी।
ये एनालिटिकल अप्रोच आपको अपनी प्रिपरेशन में लेकर आनी होगी। अगर ये एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, सो बिलीव मी, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने कंपटीशन में रहने के लिए कॉम्पिटिटिव चीजों को फोकस करना पड़ेगा, राइट? हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ऐसे राइटिंग करें, जीएस का करें, ऑप्शनल का करें, ये सब चीजें जरूरी हैं। पेपर देखिए, कोई भी इस बात को बोल सकता है कि जिसके पास एनालिटिकल अप्रोच नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल चीज है। मैंने देखा था कि मुझे चीजें दिख रही थी कि मैं अगर थोड़ा सा एनालिटिकली भी सोच लूं, ऑप्शंस को देख लूं और ऑप्शंस पढ़ पढ़ के चीजों को क्लियर कर लूं। अब देखो, बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ये था, पर नहीं। देखिए, मेरिट है, आपकी मेरिट बनेगी, चाहे 40 नंबर है या 10 नंबर है, 20 नंबर है। यूपीएससी को जितने बच्चे लेने हैं वो लेने हैं, राइट? तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर वो 100 बच्चे लेना चाहता है तो वो उसी हिसाब से मेरिट डिसाइड कर देगा। तो ये चीज इस पेपर में सोचनी ही नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट था या बहुत इजी था या मॉडरेट लेवल था। इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि अपनी प्रिपरेशन में हमारे पास वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको यूज करके हम अपनी एनालिसिस को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम चीजों को मल्टीपल डायमेंशन से सोच सकें। देखिए, आंसर राइटिंग का सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो ये मेंस का पार्ट है, आपको सीखना ही है, सीखना है। दूसरी बात, इसमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। डेवलप हो जाती है जब आप किसी 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 इशू को, मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इस ऐसे पूछा जाएगा, एक डायमेंशन उसमें इकोनॉमी रहेगी, एक डायमेंशन उसमें सोशल एस्पेक्ट रहेगा, एक डायमेंशन उसमें इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल गवर्नेंस ये रहेगा, एक डायमेंशन इसमें पॉवर्टी भी हो सकती है, जो कि सोशल का ही एस्पेक्ट है, राइट? कि इसकी वजह से इम्पैक्ट भी तो पड़ रहा है नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज पे। कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं अगर प्राइसेस राइज हो गए। तो जब आप ये न्यूज पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो एक टॉपिक जो है मल्टीपल डायमेंशन से समझाया जाता है। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एक एक एस्पेक्ट को पकड़ के एडिटोरियल क्या करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। तो आपके पास देखिए उससे कुछ डेटा मिलता है, कुछ डेटा मिलता है, कुछ डेटा मिलता है। ये डेटा का आप क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। जब आप इसको खुद करते हैं तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जब आप दूसरों की मैगजीन से दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है जो शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हैं। उनकी आंसर राइटिंग अच्छी होती है क्योंकि उनको डेटा बहुत लंबे समय तक याद रहता है और वो अपनी आंसर राइटिंग में डेटा को पुट करते हैं। जब आप एक डेटा को यूज कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए जैसे हमारे पास लिटरेसी डेटा है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मान लीजिए नेशनल एवरेज है वो ऑलमोस्ट 74% है, वीमेन की कम है और मेन की ज्यादा है, राइट? अब मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में बात करनी है, तो यही डेटा मैं वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकता हूँ, यही डेटा मैं लेबर लेबर फोर्स से जोड़ सकता हूँ, यही डेटा मैं एजुकेशन से जोड़ सकता हूँ, इसी डेटा को मैं क्या है, इसी डेटा को मैं सोशल लाइफ, हॉस्पिटल से जोड़ सकता हूँ। ये डेटा को मैं मल्टीपल वे में यूज कर सकता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। एंड दिस इज दी एबिलिटी, दिस इज दी एबिलिटी जो एक टाइम के बाद आपके अंदर डेवलप होती है। आप खुद देखेंगे, हमने लगभग 1 महीने का ये ऐसे प्रोग्राम किया था फॉर जामिया आरसीए। स्टार्टिंग किया था हमने स्किल्स को डेवलप करना, और अब हम देखें जब स्किल्स थोड़े बहुत डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद जो क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको
न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, वेरियस सोर्सेज भी पढ़ने चाहिए, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो, और उससे को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है कि उस डेटा को मैं कैसे यूज करूं अपनी बात को समझाने के लिए, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इट कम्स विथ over a period of time. It develops over a period of time. It is not something that you can develop overnight. एक रात में चीजें डेवलप नहीं होती हैं, आप एक टाइम के बाद इन चीजों को डेवलप करते हो. तो ये जो एक्सरसाइज है, देखिए पूरे साल की है. यही हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, यही बात हम करते हैं डिसिप्लिन की, राइट. यही हम बात करते हैं डिसिप्लिन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की. यही ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपकी प्रिपरेशन में देखनी चाहिए. यही हम बात करते हैं कमिटमेंट की. ऐसा नहीं है आज चलो यार चाचा के लड़के की शादी है तो आज शादी निपटा लेते हैं, पूरा साल पड़ा है. आज खाला की बेटी की शादी है तो आज पूरा साल कर लेते हैं. बेटा ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है. आप खुद देखिए, आप खुद इमेजिन कीजिए इस बात को कि एक साल का वक्त आपको दिया जाता है और आप फिर भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, फिर भी अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते हो, फिर भी अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाते हो. पूरी जिंदगी पढ़कर आ गए, स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किस लिए कि अपने आप को बेहतर कर सकें. दिस इज अ दिस इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट. कुछ भी हो जाए अपने गोल से हटना नहीं है. ये वैल्यूज आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो वो मेरा ऐसे का कोट है परसेप्शन वाला, वो परफेक्टली अप्लाई होता है आज के पेपर पे. अगर जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो थोड़ी सी बेटा सेल्फ अवेयरनेस कर लो. मेरी तो यही सजेशन है, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस कर लो कि मेरे अंदर कमियां तो नहीं है, क्या मैं सारी कमियां बाहर ही देख रहा हूं. ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को देख ही नहीं रहा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस कर ही नहीं रहा हूँ, और सारी प्रॉब्लम बोल दूंगा कि यूपीएससी को तो पता नहीं क्या पागल हो गया है, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या हो गया, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ना. सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी को एडवांटेज नहीं है, टेंशन मत लीजिए. सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अंदर एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप कीजिए, और वो उसके लिए आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए. देखिए मेरा आज का पेपर का ये एनालिसिस है. मैंने पूरा पेपर देखा है, GS1 भी, CSET भी. जो स्क्राइब्स होते हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 40 मिनट्स पर पेपर. सो 2 hours 40 minutes फॉर GS1, 2 hours 40 minutes फॉर CSET पेपर. CSET पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजीली इट कैन बी डन, नॉट अ बिग इशू. और देखिए जितने भी आप कॉम्प्रिहेंशन है सब उठा लीजिए, कहीं अजम्पशन पूछ रहा है, कहीं पे कंक्लूजन को वैलिड इनवैलिड बता रहा है, और यही सब चीजें मैंने 1 घंटे की क्लास में आपको सारी चीजें सिखा भी दी थी. अब जिसने उसको समझ लिया होगा और अप्लाई कर दिया होगा तो उसको तो बड़ा फायदा हुआ, राइट. सो दिस इज माय टुडेज एनालिसिस ऑफ द पेपर कि आपको आगे क्या करना है. जो हो गया वो तो हो गया, आगे का एनालिसिस ये है पूरे साल आपको अपनी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है. न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, डेली, चाहे समझ में आए ना आए. एक टाइम होता है जब चीजें समझ में आनी शुरू होती है. दूसरी चीज आंसर राइटिंग करनी है. तीसरी चीज अपने डाउट्स एक्सपर्ट से क्लियर करने हैं, दूसरे बच्चे के साथ जुड़कर नहीं करने हैं. अगर आप दूसरे बच्चों से पूछोगे तो आप उसके जैसे बन जाओगे. एक्सपर्ट के पास आइए, उससे पूछिए. आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ पेपर नॉलेज गेन करने का नहीं रह गया है. नॉलेज गेन तो सभी कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक आदमी जो चाय की दुकान पे डेली बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास होगी, पर वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपको ये छोटी सी चीजें समझ में आई होंगी. हाँ, मुझे कैसा लगा होगा, देखिए आप मेरे लिए लोगों तो के जो भी डिफिकल्ट सवाल है नहीं वो था टेक्स्ट पेपर, कीजिए. आप सभी लोग जितने भी क्योंकि सवाल हैं आप आई टेक्स्ट वाज रियली कर सकते एंजॉयिंग, हैं. क्योंकि मैं स्किल्स पे काम करता हूँ और मुझे छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ना, तो उसमें बड़ा मजा आया. मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा.
राइट। आप अपने क्वेश्चन टेक्स्ट कीजिए, सर से पूछ बट सकते वन हैं बाय जो वन। भी। संगीता कुमारी, आपको कोई सवाल पूछना है पूछिए, मतलब टेक्स्ट कर दीजिए चैट बॉक्स पे। सना आफरीन, बट सर अभी आरसी के एग्जाम हैं तो इतना नहीं। आरसी के एग्जाम के लिए देखिए, अगर आरसी अपने आप को यूपीएससी समझने लग गया, एक मिनट में इसमें माइक ऑफ कर देता हूँ अपना। अगर आरसी अपने आप को यूपीएससी समझने लग गया तो फिर तो आप लोग आप भूल जाइए, वैसा तो पॉसिबल नहीं है, वहां पे इतने लेवल की टेस्टिंग नहीं होती है। संगीता कुमारी, सर मुझे 2027 में एग्जाम देना है और ऑप्शनल का सिर्फ 2 सब्जेक्ट हो पाया है। ऑप्शनल के सिर्फ 2 सब्जेक्ट हो पाए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल। समझ में नहीं आई ये बात मुझे। 2 सब्जेक्ट हो पाए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल, कौन से 2 सब्जेक्ट? सर आरसी एग्जाम विल बी नॉट दिस डिफिकल्ट। आरसी एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, डोंट वरी। वहां पे भी अगर इतना डिफिकल्ट लेवल हो गया तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो यूपीएससी के बाद फिर आरसी जामिया का ही नाम आने लग जाएगा पूरे इंडिया में। वैसे अचीवमेंट्स के नाम पे तो आ ही रहा है। Sir, if you could have a sessions on question solving, it would be help us to understand how to pick cues in question. देखिए, ये तो एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम है, ये ऐसे नहीं किया जा सकता। स्किल्स पार्ट हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। आप एक बार चीज़ों को सीखने में अगर पूरा एफर्ट लगा देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इसको ग्रेजुअल, इसके लिए जो आपकी वैल्यू है ना, जो आपको वर्च्यू डेवलप करनी है, वो ग्रेजुअल है। वो वर्च्यू, वो वैल्यू के साथ आपको चलना होगा और अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव करना होगा। अगर आप सोच लें कि मैं एक रात में अपने आप को सुपरमैन, आयरन मैन ये सब बना लूं, तो सर प्लीज, वो तरीका देखो, ठीक नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग जो सॉल्विंग एक टेक्निक है। अगर आप बस सर ऐसा इंफॉर्मेशन को बताया सॉल्व जाता करेंगे, है लेकिन इस स्टैटिक पे टेक्निक के फोकस जरिए, करें जो और टेक्निक है पीवाईक्यू वो करें, मुजम्मिल सर ने अपने बट पीवाईक्यू अब में बताया वैसा है। कुछ वीडियो देखिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए निशत फातिमा, आप अगर अपने स्किल्स को डेवलप करेंगी तो पेपर का नेचर कैसा हो, टाइप कैसा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एक पैटर्न को याद करके जाएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में ये हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, इसी तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। क्योंकि यूपीएससी इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप को भी इवॉल्व करता है और वो हर साल आपको दिखा देता है। संगीता कुमारी, क्या अभी एग्जाम की तैयारी हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी, जब जागो तब सवेरा। सनाफरीन, सर आरसी के लिए अप्रोच पीवाईक्यू जैसे ही रखे लास्ट ईयर आरसी से। देखिए, आरसी के लिए तो पीवाईक्यू कर ही लीजिए, वो तो ज़्यादा बेहतर है, वो एक अप्रोच है। और थोड़ा सा करंट का भी देख लें, वो तनवीर सर ऑलरेडी देख ही रहे हैं उस चीज़ को। आरसीए इशरत के लिए फातिमा, सर व्हाट इज द 2025 नेक्स्ट वाली ईयर पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस हो चुकी है। हाउ टू बी मोटिवेटेड? और या राजा ने देखिए लिया स्ट्रैटेजी 2024 की एक भी एनालिसिस हो गया। प्रॉपर, आप तनवीर सर से बात कर सकते हैं, वो उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें सर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं 2027 के लिए। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, वो सारी चीज़ें आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएंगी। आप तनवीर सर से कांटेक्ट में रहें। सर क्या आरसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट कुछ एक क्वेश्चंस के लिए बोल भी सकते हैं कि वो आ भी सकते हैं। तो ज़्यादा यूपीएससी और आरसी को कंपेयर ना करें, दोनों को सेपरेट ही रखें। फारूक शिफा, मीन देना है एग्जाम, केमिस्ट्री ऑप्शनल सही रहे। देखिए, अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिस्ट्री की ऑप्शनल क्लासेस ले सकते हैं, वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो काफ़ी लोग करते भी हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, वो पहले वेस्ट बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल कैडर में, अब वो राजस्थान कैडर में है, तो उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्शनल से अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। सर मैथ्स ऑप्शनल में बहुत टाइम लगता है, बट मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं यार। बाकी आप देख सकते हैं कि सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता है, उसमें आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। उसमें क्लैरिटी होती है कि आंसर की क्वालिटी क्या है, आपको पता होता है कि आपने सही किया कि गलत किया।
सर इस एग्जाम से आरसीए कुछ क्वेश्चंस लेगा क्या? ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता कि लेगा कि नहीं लेगा। एक ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें और एक नज़र डाल लें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, शायद वहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले। Yakra. Sir, it was my first attempt and I have given only GS1. Sir, my observations were on paper. It wasn't too tough, but it was the lengthiest. तो लेंथियस्ट भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो मेरिट बननी है। और आपने पेपर 1 जब दिया था तो पेपर 2 भी दे ही देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने एक अपना अटेम्प्ट तो यूज कर ही लिया ना। आफरीन बानो। सर कितने ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर करें? देखिए कम से कम 1.5-2 साल का तो चीजें रिपीट होती हैं। साल का तो वो एक का ही रहता है, पर चीजें पुरानी भी होती हैं जो कंटिन्यू रहती हैं। तो आपको 1 साल में कर लेंगे तो उसमें पिछले साल का भी आ ही जाता है, और जो चीजें ऑलरेडी न्यूज में कंटिन्यूसली हैं वो चीजें आ ही जाती हैं, राइट। अब जैसे आज एक क्वेश्चन था कि आपका ये कोस्टल एरिया वाला, जिसमें मरीन मरीन वाला जो कोस्टल, जिसमें ट्री होता है, रूट्स जो वाटर को रिफ्रेश करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर जो मैंग्रोव्स। टाइडल एनर्जी और ओशन के उसको भी रोकता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। राशिदा सर, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाए आरसी के एग्जाम के लिए? जा सकते हैं, आप ज्यादा टाइम ना लें, आप थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चंस, थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका फायदा ही हो सकता है। निदा फजली, अस्सलाम वालेकुम सर, एनालिटिकल स्किल्स हाउ टू डेवलप। मैंने बताया कि आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये 2 चीजें ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, राइट। देखिए आप एडिटोरियल को अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पर उसमें अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें, उसको डेली पढ़ें और जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करें, वहां से कंक्लूजन्स ड्राइव करने की कोशिश करें, चीजों को इम्प्लाई करने की, सोचने की कोशिश करें, राइट। सो वहां से एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी टॉपर से आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो वो यही बोलेगा कि पूरे साल आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, आजकल बच्चों ने एक नया ट्रेंड चल चुका है कि प्रीलिम्स की अलग प्रिपरेशन है और मेंस की अलग प्रिपरेशन है। पर मुझे नहीं समझ में आया ये प्रीलिम्स और मेंस की अलग प्रिपरेशन होती क्या है, आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया है, पर मार्केट में चल रहा है वही चीज। देखिए अगर वो फैक्चुअल है तो वो प्रीलिम्स में पूछ लेगा, अगर उस पे एनालिटिकल अप्रोच है तो वो मेंस में पूछ लेगा, राइट। सर एग्जाम की डेट 6 जून से चेंज नहीं हो सकती है और आगे के लिए 6 जून बहुत कम समय बचा है सर, अब तो 2027 के लिए। देखिए यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। यूपीएससी इज नॉट अबाउट कि आप कितनी नॉलेज गेन करते हैं, इट्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुली यू कैन यूज दैट नॉलेज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर आंसरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ दी स्किल्स, ये भी एक एनालिटिकल चीज है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें। प्रीलिम्स क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या होता है, मान लीजिए हमने पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसमें आर्टिकल 17, अगर आर्टिकल 17 से क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे माइंड में वो पहले से सेट होता है कि आर्टिकल 17 में ये है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 17 देखा, ऑप्शन टिक मार दिया, मैंने क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझी, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, डिमांड नहीं समझी, पर ये है कि भाई हाँ आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। पर बाद में जब घर आके देखूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो देखूंगा कि यार इसकी तो डिमांड कुछ और थी, ये तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा था। आज जैसे जिसका मैं स्क्राइब था, उसमें देखो कैसे चीजें होती हैं। बच्चा सोच रहा था, जो जिसके लिए मैं एग्जाम दे रहा था, वो ये सोच रहा था, उसने क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से पढ़ी कि नॉट करेक्ट, और मैं करेक्ट मार्क किए जा रहा हूँ, तो मेरी साइड से गलती हो गई थी, तो मैंने उसको इमीडिएटली करेक्ट किया कि भाई क्वेश्चन की डिमांड है नॉट करेक्ट। और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिर्फ ऊपर से पढ़ के करते हैं, सिर्फ पढ़ लिया और चीजों को अटेम्प्ट कर लिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ें, रीड करें, जब तक क्वेश्चन की डिमांड समझ में ना आ जाए तब तक उसको अटेम्प्ट ना करें। ये जो एबिलिटी है, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है इस एग्जाम के लिए, और फॉर दैट मैटर एनी अदर एग्जाम,
किसी भी एग्जाम के लिए ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा क्वेश्चन, हाँ भाई ये चीज तो मैंने पढ़ी है और उसको टिक मार देते हैं। नहीं, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और फिर टिक मारिए, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग इन चीजों को ध्यान दें, समझें और अपनी प्रिपरेशन को ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करें। हेलो सर। सब्जेक्टिविटी ना रखें कि कोई क्या कर रहा है। बहुत से बच्चे देखो, एक बच्ची है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी टॉपर की कॉपी मेरे पास ऐसे की लाई कि उसने ऐसे ऐसे लिखा है। अब जब वो मैंने कॉपी चेक की तो जो चीजें मैंने पढ़ाई वो चीजें उनको दिखाई भी, जो चीजें वो देख नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे एक जो एक्सपर्ट का रोल है कि जो चीजें आप नहीं देख पाते हैं, एक्सपर्ट आपको दिखा देता है। आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इजीली और उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट। और ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, रादर देन कि आप हमेशा ये, सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है इसका जवाब देना। मैं जवाब दे दूंगा कि हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप बैठ जाएंगे चुप। पर सबसे मुश्किल का सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को सवाल करना, खुद के अंदर गलतियां निकालना। तो जो मुश्किल काम है उसको पहले करें, इस आसान काम को फोकस ना करें कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। इस काम पर मत जाइए, इस बात पर मत जाइए, सिर्फ इस चीज पे फोकस कीजिए कि मैंने अपने अपने अंदर कमियां निकाली या नहीं निकाली। ये चीजें पूछना शुरू करें बजाय कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और कोई क्वेरी है? तनवीर सर इज देयर, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू तनवीर सर। थैंक यू सर। सो आप लोगों को कोई सवाल है जामिया आरसी को लेके? देखिए पहला तो सवाल ये है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो देखो पहला तो ये है कि डोंट वरी अबाउट द पैटर्न ऑफ जामिया आरसी एग्जामिनेशन। आपको इस बार का जो प्री का पेपर देखा उस हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन कर रही हो तो वो मत करो प्लीज, वो आपकी अभी तक की प्रिपरेशन को खराब कर देगा। ओके बी सर। वेरी, हाँ उसको बिल्कुल ध्यान, ऐसा नहीं होता है। वो they follow UPSC, they follow the UPSC free patterns and all that, but इतना नहीं होता है जो हमारे तक अब तक की एक्सपीरियंस, और ये नहीं होगा। आई एम गिविंग यू नॉट 100%, 200% एश्योरेंस, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र हो। दूसरा ये है कि डेट बढ़ने की डिस्कशन चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि 71 डेट बढ़ाया जाए, हो सकता है, मतलब मे बी, बट आप इस चीज को भी दिमाग से निकाल दो। आप 6 तारीख ही लेके चलो, जिस दिन डेट बढ़ने की बात होगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हेलो सर। मतलब मे बी, हाँ 5% चांसेस है बढ़ सकते, बट 95% चांसेस नहीं है, ठीक है। पिछली बार और थोड़ा सा सर, लेट हुआ था, इस बार और पहले ही दे दिया है। अगर फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट देते सर, बट फिर भी कहीं ना कहीं 50% सर लॉस्ट हो ही रहा है। नहीं वो सभी के साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन, सभी के साथ होता है। और फेस्टिवल तो हमेशा फेस्टिवल आप मनाओगे, एग्जाम तो साल में एक ही बार होते हैं ना, यस उतना सर। ज्यादा हेलो, हमें अस्सलाम वालेकुम सर। जिस दिन आप ISFS बनोगे उस दिन एवरी डे यू विल हैव द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन एट योर होम। बट सर एक प्रॉब्लम हेलो। हमेशा ये हो जाती है कि हम सभी घर पर रहते हैं और उसमें घर पर रहकर थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं हो पाता। हाँ उसके हाँ, लिए हम लोग कहीं पर बाहर जाते हैं तभी कुछ हो पाता है। ऐसे सर बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है। अगर सर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो सर अभी 10 to 12 डेज अभी मुश्किल से है, तो सर फिर मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएगा। तो सर जो भी है अब घर पे ही है, हो पाएगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको यस। कोई भी चीज दुनिया में नहीं मिलेगी। नहीं सर, वो उसमें स्ट्रगल कोई तो करना कमी नहीं, पड़ेगा। वो करते हैं। कैन आई वो तो आस्क यू स्ट्रगल, क्वेश्चन अगर सर? आप, हाँ हाँ 1 सेकंड, आपको अगर सफलता एक दिन मिल जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। मेहनत करके जो आई हासिल होती है अंडरस्टैंड। ना उसका अलग मजा होता है। हाँ पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इस्लाम। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आज का एग्जाम देख के थोड़ा फियर तो हो रहा है ना? और आरसीए का एग्जाम नेक्स्ट वीक है, आई थिंक 6 तारीख को। तो सर उसके लिए मतलब ये है कि इससे प्रिपरेशन गड़बड़ हो रही है, जितना अभी तक पढ़ रही थी और आज के हिसाब से तो मैंने डिस्टर्ब हो रहा है। इसरत यही बताया ना, अभी देखो 10 दिन है, 10 डेज यस है, सर। 10 डेज बहुत होता है। तो आप आज के पेपर को देख के घबराओ मत, यही
यही तो पेशेंस आप लोग में देखो। यूपीएससी क्या चाहता है, वो आपके पेशेंस को चेक करना चाहता है, वो आपके टाइम मैनेजमेंट को चेक करना चाहता है, वो आपकी लीडरशिप स्किल को चेक करना चाहता है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है। ठीक है, तो आप उन सब प्रॉब्लमों को भूल जाओ। अगर ये रखोगे ना टेंडेंसी, फिर तो यूपीएससी नहीं हो पाएगा बेटा, कभी नहीं हो पाएगा। नहीं जी हाँ सर, आप सही कह रहे आप हो। जस्ट इग्नोर दिस प्रीलिम्स पेपर एट ऑल। जो बच्चे या, 3 साल या, से तैयारी कर रहे हैं ना, अभी आप एक मैंने वीडियो डाली है, क्या नाम है, इरमा या क्यों नाम है, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इनको देखो, इन्होंने एमए किया, फिर एमबीए किया, फिर तो मतलब कॉन्फिडेंट सीरियस कैंडिडेट है। वो खुद इस चीज को लेके ही कह रहे हैं कि हम, ये तो मजाक हमारे लिए हो गया ये पेपर। तो ऐसा नहीं, यस सर। अगर ये प्रॉब्लम बिगिनर्स के लिए है तो एक्सपर्ट के लिए भी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं यस लेना सर। है। हाँ, सर तो तो आप मतलब ये था कि देखो, आपको जो हम मॉक पेपर देंगे ना, इजी टू अच्छा सर, मॉडरेट होगा और मॉडरेट से ऊपर का रहेगा, उसको सॉल्व करना, जो कि ऑफलाइन होगा। आपको पीडीएफ दे देंगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर की भी मॉक एक्सप्लेनेशन मिलेगी। टेस्ट सर ये आरसीएस रिलेटेड रहेगा सर? हाँ, आरसीएस रिलेटेड रहेगा। 5 तो मॉक सर, आपको मिलेंगे सीसेट के, 5 मॉक मिलेंगे जनरल स्टडी के फुल लेंथ अच्छा, विद ओके आपके आंसर की एक्सप्लेनेशन। सर। और दो दो क्वेश्चन थे। और दो जो ऑनलाइन में लूंगा ना, वो दो बोथ पेपर विल बी वेरी क्लोज टू जामिया से, तो आप टेंशन ना लो इन सब चीजों बातों पर। अच्छा ओके सर, सर, ये वन वन लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि हाँ, सर जो एग्जाम का डेट है क्या वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि सर मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और मुझे दिल्ली सेंटर मैंने दिया है सर, तो उस हिसाब से मुझे मतलब क्या डेट नहीं बढ़ एमपी सकती है? भोपाल वगैरह में सेंटर नहीं है क्या? नहीं सर, दिल्ली ही दिया मैंने अच्छा ठीक है। तो सर नहीं, जैसे डेट कि डेट मैंने आपको बताया ना कि डिस्कशन चल रही है, मे बी 5% चांसेस है कि डेट बढ़ जाए, बट 95% हाँ सर, क्योंकि चांसेस अभी तो नहीं है। इसके फॉर्म फिल का 29 लास्ट डेट है शायद इसका 26 फॉर्म है ना, फिल। 2 दिन बाद 26 26, है हाँ। लास्ट डेट। तो हाँ, ठीक तो है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा सर? एडमिट कार्ड आएगा 30th को, विंडो ओपन होगी। अगर आपको कोई चेंजेस करनी है अपनी एंट्रीज में, उस चेंजेस के सर बाद आप चाहो तो आप टेस्ट सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन एडमिट कार्ड आएगी। सर ओके, अगर थैंक यू इतना सो मच। लेट सर अगर इतना लेट एडमिट कार्ड आएगा तो हम जब बाहर गो मतलब हम दूर रहते तो हम कैसे टिकट वगैरह करेंगे फिर? टिकट तो कर ही लो, टिकट करने में क्या दिक्कत है? हाँ, पर आपने सेंटर के आपने वहां पे 3 ऑप्शन थे ना, अगर हमने मतलब जैसे नहीं नहीं हमने बाबा, अगर 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 आपने डेली टेस्ट सेंटर दिया है तो डेली का टिकट बना लेना है, क्या दिक्कत है आपको? ऐसा थोड़ी है और कि सर जिन्होंने जिस सर लखनऊ का किया होगा। ट्रेन से आ रहे हो, उस ट्रेन आपको टेस्ट सेंटर पर रुकेगी, ऐसा थोड़ी होता है। आप दिल्ली का कर रहे हो तो दिल्ली का दे देना। सर जैसे 3 सेंटर चुने गए थे तो ना, डेट तो फर्स्ट डेट प्रायोरिटी तो डेट दिल्ली बढ़ रखी है। डेट अगर बढ़ लखनऊ सकता वगैरह है, के डेट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, 2 दिन में हम आपको क्लियर कर देंगे, 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे, लेकिन आप इसको मान के मत चलो। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन था, तो अभी हो जाएगा सभी लोगों का, तो फिर मैं आस्क करूंगी अगर किसी को पूछना होगा तो। हम्म, हेलो सर। हाँ सानिया बोलिए ना। सर हमें ये पूछना था, अभी ये यूपीएससी के एग्जाम के से क्लासेस थोड़ी रीशेड्यूल हो गई, मतलब कल और आज करंट अफेयर थी, अब कल ऐसे की हाँ, क्लासेस है वेरी तो गुड उसके क्वेश्चन। लिए ये बच्चे आई एम सेंडिंग न्यू टाइम टेबल, वही मैं बना रहा हूँ, भेज देता हूँ लोगों को। कल कल आपको सी सेट की क्लास होगी, कैलेंडर और क्लॉक। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन वाली होगी रीजनिंग की। कैलेंडर क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मुजम्मिल सर ने कहा था अपने 2025 वाले सेशन में। और मुजम्मिल सर हैज शोन इंटरेस्ट टू ज्वाइन यू अगेन, और इस फ्राइडे को वो फिर से आएंगे 2024 वाली पेपर की एनालिसिस के लिए, तो आप लोग वहां पे रहना। ठीक है, और तो वो बहुत अच्छा सेशन था और उससे आप लोगों ने काफी सीखा होगा। ठीक है, तो बस यही और है सर आप। करंट अफेयर की क्लासेस कब होंगी फिर? हाँ, मैं भेज रहा हूँ आपको शेड्यूल, टाइम टेबल भेज रहा हूँ। और जो बच्चे 10 डेज इंटेंसिव क्लास वाले में है, क्लास में है, उनकी भी अलग हम बना के भेज रहे हैं, उनके अलग ग्रुप बनेंगे। हाँ सर मेरा क्वेश्चन अब। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सोहेल बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? पूछिए सर। कुछ। वैसे तो मैंने आज ये पेपर देख के आया यूपीएससी का, बहुत अलग आया था। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे 6 जून तक हमारा टाइम है, आपने बोला कि 2 दिन में हम आपको क्लियर कर देंगे।
अगर 6 जून के बाद टाइम बढ़ता है और हाँ। आपका जो ये टाइम है आई थिंक 4 जून तक का है ये, तो हमारा जो एसे का है, अगर टाइम बढ़ता है 10 दिन, तो हमारा जो ऐसा टॉपिक ऐसे आपकी तरफ से आते रहेंगे, हमारी जो ऐसे की कॉपी है वैसे चेक होती रहेंगी आगे भी, जब तक एग्जाम के 2 दिन पहले तक के, या फिर 4 लास्ट है? नहीं, 4 लास्ट आप लोग का 10 डेज वाली जो क्लासेस होंगी ना, उसमें हम हो सकता है 2 दिन बढ़ा दें। नहीं सर, जैसे मान लीजिए ना 10 दिन बढ़ा, तो हमारा ये हो गया ना कि प्रैक्टिस हो चलती रहे इवैल्यूएशन का, जैसे ऐसे का है। बाकी जीएस का ये जो एमसीक्यू है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसका कर लेंगे। नहीं, मतलब एक होता है ना कि वो फ्लो बनना रहेगा कि हमारा कॉपी चेक हो रहा है, नहीं तो हमको पता लगता रहेगा। हम ऐसा करेंगे ना कि इसमें मॉक करेंगे आप लोग, ऐसे का मॉक सर कराएंगे। सर ठीक और है? कुछ बाकी नहीं सर है, आप फिर दोबारा बैंक लॉन्च कर दीजिएगा, वही परचेज हम फिर करेंगे सर, फिर दुगना मेहनत करेंगे, क्योंकि सर फिर करना ही है ना। नहीं सर, मेरा मतलब इंटेंशन ये था कि सब नहीं मतलब नहीं, सोहेल इवैल्यूएशन सोहेल होता रहे, सोहेल फ्लो मेंटेन रहे। हाँ, फ्लो मेंटेन रहे और वो सेम प्रैक्टिस में वो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट। तो हम ऐसा करेंगे ना, अल्टरनेट डे पे आपके मॉक कराएंगे। मॉक मतलब क्वेश्चन देंगे, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4 2 ग्रुप के, आपको वो लिख के देना है, उसके हम इवैल्यूएशन करवाएंगे आपको। ये कर सकते हैं। यस सर, यही था। और सर मतलब आज का जो you just आज wanted to keep yourself engaged till the end of last date of यस सर, okay. बाकी मैंने ना पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे थे, बट आज के जो सर पेपर मैंने दिए हैं ना, जीएस का तो पूरा पैटर्न ही अलग था, बट सीसैट का जो था ना सर, जो मिसिंग नंबर है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिले थे वो नंबर सिस्टम से थे, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशंस थे। मतलब ये जो मिसिंग नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन तो मिले भी नहीं है, एक को भी जानते नहीं हैं, मिला सर। एक बात हम सीरियसली आपको लोग बता रहा हूँ, और कल वो आएंगे आसिफ सर, तो आपको बताएंगे कि क्या आप लोगों ने मिस किया। जो सर ने बताया, जो हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया, अगर कोई बच्चा सीरियसली उस सबको देखा होगा ना, तो उनका सीसेट नहीं रुकेगा फॉर श्योर, ये मान लो आप। सर सीसैट के भी सर, अच्छे मेरा खासे एक क्वेश्चन लास्ट सॉल्व क्वेश्चन हुए है। थे, बट सोहेल जीएस का आपको सर बहुत सोहेल दिक्कत आपको गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी कट ऑफ बिल्कुल बहुत कम जाएगा। और जो बच्चे हेलो सर। सर हाँ, उसके लिए आप सर टेंशन एक मत लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ सानिया बोलिए। सर हमें ये पूछना था, मतलब अभी हमारी एसए की प्रैक्टिस इतनी खास हुई नहीं है, और तो मतलब जो आपने टॉप 20 टॉपिक भेजे हैं, अगर वो मतलब चांस है कि उसमें से कोई आए करके? देखो, वो तो आप जहन में रखो, दिमाग में रखो उन चीजों को। बाकी जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसको भी देखो। ये ऐसे फर्स्ट क्लास को आप देखोगे ना, तो सर ने बताया क्लियरली कि ये स्किल्स डेवलपमेंट वाला काम है, ना कि आपको क्वेश्चन आंसर हम मॉडल आंसर दे रहे हैं, वैसा नहीं है। यस। आपको आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कैसे लिखना है, बस ये आना चाहिए। ठीक है? मे बी सर अब मेरा क्वेश्चन है क्लास बस लास्ट मेरा। जो हमने आपको टॉपिक दिए हैं जिसे कराए हैं, तो कुछ सोच समझ के ही आपको ये सब टॉपिक कराया जा रहा है। यस। और सर मतलब मुझे 2025 का प्रीलिम्स का पेपर चाहिए तो था अगले साल का, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे मैं मतलब ऐसी जो टॉपिक हमने बताया वो आ गया, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आ गया। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। तो अगर आपको हम बोल रहे हैं कि सानिया अलमास एक इंटेलिजेंट लड़की है, इन्होंने एमबीए किया, फिर बीएड किया, फिर पीएचडी किया, अगर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो उसमें वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि राइट अबाउट सानिया अलमास, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो हमने बताया अपने टॉपिक में। तो कीवर्ड्स का ध्यान रखिए, बस कीवर्ड्स के हिसाब से चीजें बनेंगी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डाल के देना होगा। आपका ऐसे लिखना आ गया, बस ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और मुझे ना सर मैं पूछूं अब, बस लास्ट क्वेश्चन है। 2000 ऐसे की कॉपी मिलेगी ना, ऐसे की कॉपी मिलेगी जब आपको ऐसे लिखना होगा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, ग्रुप ए ग्रुप बी से एक लिखना है। तो ग्रुप ए में देखना सारे क्वेश्चन को, किसमें आप ज्यादा डायमेंशन दे सकती हो, इन्फॉर्मेशन आपका किससे रिलेटेड ज्यादा है, तो वो पहले सर्किल करके उस पर लिखना शुरू करना। ग्रुप बी में ऐसे कर देना। और जब आप लिखने से पहले आप है ना 5 मिनट के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, और पेपर के लास्ट में रफ पेपर होता है, उस पॉइंटर बना लेना कि हम किस किस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। तो वो पॉइंट लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स एक पॉइंटर की तरह बना लेना। रेफरेंस आप लिखना ऐसे पेपर, तो एक कोहेरेंस बनी रहेगी। सर शॉर्ट में बना लेंगे, लिख लेंगे तो हो जाएगा। शॉर्ट बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग लगाना है।
देखो ये जैसे सर बताया है सर ने। हाँ जो सर ने बताया, इस कंपटीशन में हो ना आपको, बहुत टफ कंपटीशन है और इसमें Excuse me, आपको sir. चीजें लाइटली नहीं लेनी है। ये सर 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 आपने बताया अपना 10 डे का जो प्रोग्राम जो है सर उसमें हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा अलग से या सर उसमें कैसे करना पड़ेगा? 10 डेज वाली जो है, जी जो आपने बताया है। देखो 10 डेज वाली स्पेशली हमने इसलिए किया है कि वैसे बच्चे जो फ्री दे रहे हैं ना, वो इस हमारे जामिया आरसी गार्डन्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी प्रीलिम्स थी। तो हमने इसीलिए आप देख रहे हो 25 तारीख से हमने शुरुआत करने की कोशिश की है, बिकॉज ताकि बस हम एटलीस्ट 10 डेज की तो हेल्प हम दे सकें। हम जीएस की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ऐसे पे काम करेंगे, मॉक पे काम करेंगे, सीसेट पे काम होगा, करंट अफेयर्स पे काम होगा, अलॉन्ग विद आप लोग सर हम लोगों को भी उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं आप लोग रजिस्टर क्यों कर रहे हो, जरूरत क्यों है आपको वहाँ पे? ऐसे तो हो ही गया ना आपका। आपको अगर एडिशनल चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आप क्यों करो, मत करो। आपको बीच बीच में कुछ अगर हम लोग करवाते रहेंगे, बट आपको लगता है कि नहीं हम उसमें भी जाए तो फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। हम उन बच्चों को लेंगे बात सही है सर आपकी। सर जो क्वेश्चन रहेगा सीसेट का के बाद 14 मई के बाद जो हमारे प्रोग्राम है उन सभी को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो आपके लिए अभी रिसेंटली लगभग 10 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उनको हम ऐड करेंगे। सर आप लोग सर सर बस एक क्लास क्योंकि मुझे ना सर फॉर्म में करेक्शन करवाना है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन। आप लोग जो टाइम टेबल शेड्यूल हम दे रहे हैं बस उसी को फोकस करो, इधर तो मत देखो। सर बाद में कभी ऐसा लगेगा कि सर मेरे ऐसे के और हो जाते हैं तो बाद में देखेंगे, अभी इस पर आप ध्यान मत यस सर। सर मेरा ये करेक्शन से क्वेश्चन था, बस मैं ये पूछ रही हूँ सर, जैसे कि मैंने सर पहले भी आपसे ये पूछा हुआ था, क्योंकि सर अभी तो टाइम आ गया आप करेक्शन करने का। सर मेरा ये क्वेश्चन था ना कि हेलो सर आप सुन रहे हो ना सर? जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो 10th का मतलब मार्कशीट है उस पे आफरीन नाम है, और जो सर मेरा आधार है ना उस पे आफरीन नाम है। तो मैंने अब तो सर फॉर्म जो फिल किया हुआ है ना ग्रेजुएशन में सर और 10th में जैसे आफरीन ही किया हुआ है, तो आधार से सर पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना कि मुझे करेक्शन करवाना पड़ेगा आधार के जैसे? आपने शायद पहले भी ये क्वेश्चन यस सर पहले भी पूछा हुआ था, तो सर बस इसका आधार में करेक्शन सर किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं समझ में आ रही है। अजीम प्लीज योर माइक आप कर सकते हैं म्यूट बंद। कर लें, ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसमें आप ये बताओ आपके जो सर्टिफिकेट में नाम है वो सही है या फिर आधार वाले सही है? नहीं सर सर्टिफिकेट सही है, आधार नहीं सही है। और आपने सर्टिफिकेट वाला नाम डाला है यहाँ पे, राइट? यस यस सर्टिफिकेट वाला ही किया है। अब आपको आधार में चेंज कराना है तो आपने आधार में चेंज करवाया है? अभी नहीं करवाया सर, क्योंकि सर मेरा जो 12th की मार्कशीट है ना उसमें आफरीन दे दिया हुआ है, तो इसलिए उसके बेसिस पे मतलब अभी आधार पे है, बट सर मैंने उसको करेक्शन करने को दिया हुआ है, तो सर अभी वो प्रोसेस में अभी 2 से 3 मंथ लगेगा, इसीलिए सर मैं अभी आधार भी सही नहीं करवा रही हूँ। आपके 10th सर्टिफिकेट में और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट दोनों में सेम है, एज अ सेम। तो वो सेम है और वही सही है, ये कह रहे हो ना आप? यस वही सही है। भरा है? हाँ वही भरा हुआ है। आपको सिर्फ आधार कार्ड में चेंज कराना, यही है ना? हाँ तो मतलब यही क्वेश्चन था सर कि अभी आधार में चेंज करवाएं या नहीं करवाएं, कि सर फॉर्म देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एग्जाम देने में, बस यही क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधार में तो चेंज कराना पड़ेगा ना फ्यूचर में। अगर आप यूपीएससी में भरोगे तो वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर वो कर लेंगे, क्योंकि नहीं सर हो जाएगा, वो 12th का प्रोसेस में है ना, 12th ठीक हो जाएगा तो करवा लेंगे, वो हो जाएगा। अभी फिलहाल एग्जाम बस दे लें। इसमें क्या आप एग्जाम दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन हो जाता है एडमिशन के बाद, आप 10 रुपए की नॉन जुडिशियल फॉर्म पे एक एफिडेविट बना के दे देना कि हमने ऑलरेडी मेरा ये सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आधार कार्ड भी है, बस हो जाता है, कोई दिक्कत सर फिलहाल तो अभी बर्डन है कि बस अच्छे से पेपर हो जाए, ये सारी चीजें तो सर बाद में भी हो जाएं, क्योंकि फिलहाल सर वो टारगेट ये है कि वहां पर जाना है। हाँ नहीं सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ठीक है सर, थैंक यू। फॉर्म में हम लोग तीन सेंटर भरे हैं, फिल किए हैं, तो किसी एक में ही जाएगा या फिर तीनों देगा, उसमें ऑप्शनल रहेगा? अरे नहीं देखो, उसमें पहला जो ऑप्शन है ना वो है, उसके बाद ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपने एक ही शहर में 3 सेंटर, एक कहाँ क्या किया आपने, मतलब दिल्ली लखनऊ और पटना भर दिए। नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो पहला है ना ऑप्शन उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। इन केस सीट फुल हो गए वहां पे सेंटर पे, तो उन बच्चों को दूसरे ऑप्शन पे डाला जाता है। आप समझ रहे हो ना? मान लें कि दिल्ली में जिस सेंटर पे आपको देना है वहां पर 1000 बच्चों की कैपेसिटी है, बट 1001 हो गया, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके लखनऊ है वहां भेज दें।
तो आपके 99.9% 100% वही रहता है जो पहली आपकी ऑप्शन होती है। सर हम लोग तो 29 मई का टिकट निकलवा चुके हैं दिल्ली का, अगर लखनऊ दे दिया फिर वहां से कैसे आएंगे तब? तो आपको तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जाना है ना, ये तो पता आपको 1-2 तारीख को ही चल जाएगा, आपको चेंज कराना पड़ेगा ऐसे केस में। उसके लिए आप इतना मत सोचो यार, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सब नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। सर सर एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा हिंदी मीडियम को लेकर एक क्वेश्चन है सर। कल का सेशन जो रहेगा वो, हेलो सर, हाँ सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ तो बोलिए ना। सर जो कल की क्लास का सेशन रहेगा सी सेट का, तो ओनली या हिंदी में भी रहेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए? सी सेट में हिंदी इंग्लिश क्या होता है? नो सर, क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश में ही रहता है। आपको हिंदी में मीडियम हिंदी रहता है, इंग्लिश जी इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है। मतलब सर 90% तो हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश कहाँ यूज करते हैं राइटिंग सर में। थोड़ा समझने में कंफर्ट नहीं रहता ना इतना इंसान। जो मीडियम तो हिंदी है ना, उन सब बच्चों, काफी नहीं, सारे तो बच्चे हिंदी मीडियम से भी है। हिंदी में सी सेट नहीं पढ़ाई होती कहीं भी। वो आप पेपर, क्वेश्चन पेपर तो हिंदी में भी आता है ना? हाँ, उसको आप समझना पड़ेगा। कहीं पे दिक्कत होगी तो पूछ लेना सर से कि सर इसका क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। ओवरऑल मोस्ट ऑफ हिंदी स्टूडेंट भी इस चीज को समझते हैं। मैथ्स का तो आप लोगों ने 10th में मैथ पढ़ा होगा। यस सर, यस सर, मेरा बैकग्राउंड मैथ से ही था, बट मीडियम की वजह से मैंने मीडियम देखो, सी सेट मैथ्स में मीडियम का बहुत ज्यादा ये नहीं है। आप डिवाइड है ना, डिवीजन हो गया या फिर सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सब तो इंग्लिश समझ पा रहे हो ना आप, क्या करना है। यस सर, ये तो सर, ये तो समझ पाता है। हाँ, ब्लड रिलेशन में कुछ बता रहे हैं पेपर कि चलिए ठीक है। कजन ब्रदर का A+ है, उनके फादर का B है, तो कजन फादर ये सब तो समझ रहे हो ना, बस यही है सिंपल। सर ये तो एक बेसिक वर्ड है, बट जो क्वेश्चन आता है उसके बेस पे बात कर रही थी। नहीं उसमें कोई दिक्कत बात नहीं नहीं, होगा। कोशिश, आई विल ट्राई। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, मैंने रिजल्ट अवेटेड उसमें क्लिक किया है, तो ये कब तक छूट मिल सकती है सर? देखो इनका जून जुलाई एंड तक आप अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, या फिर आप प्रोविजनल मंगवा लेना। सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप बता नहीं, सकते हैं? आपकी रिजल्ट कब तक आ सकती है, मतलब ऐसा कुछ है इन्फॉर्मेशन आपके पास? अगस्त तक आएंगी लगभग। हाँ, तो उसमें कुछ प्रोविजनल वगैरह नहीं देते हैं क्या आपके कॉलेज में? सर मुझे जानकारी नहीं है, मैं कर लूंगा। कॉलेज सर में ये बात करना। प्रोविजनल मिलती है सर, इसे हाँ, हमें है कि ऑफिस में जाके बोल देना होगा, वो बना के दे देंगे। प्रोविजनल वो दे देंगे, अगर रिजल्ट तैयार होगी तो प्रोविजनल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, मिल कई जाता लोगों है। ने भी प्रोफेशनल बना के ही, मतलब है कि कई जगह एडमिशन लिया है, जैसे कि मैंने भी बिल्कुल, ऐसे ही किया था सर। प्रोविजनल वो दे देते हैं जब आपकी रिजल्ट बन जाती है तो प्रोविजनल दे देते हैं। फाइनल रिजल्ट जब आती है उससे पहले मिल जाता है प्रोविजनल, बट रिजल्ट तैयार हो जानी चाहिए। वो अपने तरफ से नहीं दे देंगे बना के कि लो या पास हो करके। रिजल्ट फाइनल बन जाती है सिस्टम में, उसके बाद प्रोविजनल देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ताकि प्रोविजनल का मकसद ही ये होता है कि आपके काम ना रुके। ठीक है सर, थैंक यू। टेम्पोररी सपोर्ट के लिए मिल जाता है। चलिए फिर कल सीसेट की क्लास होगी एंड आई एम गोइंग टू शेयर द रिवाइज टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज जो भी चल रहा है आपका। और इसमें हम 2-3 चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। पहला तो ये है कि कमिंग फ्राइडे को अगेन यू विल हैव जामिया आरसे 2024 PYQ एनालिसिस बाय AR Ajay again. It's a good news for you. And secondly, Muzammil sir will come how to make a note from PYQ. ठीक है, उसके बाद you will have 2 current affairs session from Nasir sir, and then CSET कल होगा। उसके बाद then again you will have one more CSET class of blood relation। ठीक है, और क्या है मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हाँ, and there will be a very interesting and fantastic session by Imran sir, how to solve। आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, टूल्स एंड टेक्निक्स। मतलब कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लोगे। पहले राउंड में आपको फटाफट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करना है ना।
दूसरे राउंड में जो नहीं आ रहे थे उसको सर्कल करके रखना। मतलब पहले राउंड में पहला क्वेश्चन आपने बना दिया, दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है उसको सर्कल करके छोड़ दो, फिर तीसरे में बढ़ो, इसी करते करते मान लेके 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में आपने 30 बना लिया, 30 को सर्कल कर दिया, बिकॉज दोज आर टफ एंड यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो फिर सेकंड राउंड में 30 पे अटैक करना है आपको, उस 30 में तो 10 बनेंगे। 20 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है, तो उनके लिए टेक्निकल लाइक क्या कहते हैं उसको, व्हाट आई से, हैक, how to solve those questions by using your third sense, seventh sense। ठीक है, तो वो हैक है, उसके लिए इमरान सर आएंगे, ही इज एक्सपर्ट ऑन दिस, और से कम 5 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे जो नहीं भी बन रहा आपसे, तो वो क्लासेस होंगी। उसके बाद बस सही है, ये रहेगा सर कैलेंडर ऑफ क्लॉक नहीं होगा? और इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें कि आपको बजट और सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाय जिया सर, तो बहुत ही 1-2 क्वेश्चन वहां से आएंगे ही आएगा, तो ये सब सारे रहने वाले हैं आप सभी के लिए। और एसी के 2 क्लासेस अभी और हैं, हाँ एसी के 2 क्लासेस और अभी हैं, तो मैं शेयर करूंगा आप सभी को, और दोज हु आर इन 10 days इंटेंसिव क्लासेस यू विल हैव अनदर ग्रुप, विल शेयर विद यू, आई विल शेयर द शेड्यूल आल्सो विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट। और कई बच्चों ने तभी आज रजिस्टर किया है, तो उनको भी मुझे ऐड करना है ग्रुप में, तो जो भी है बस इतना ही है। और कोई सवाल? सर कैलेंडर ऑफ क्लॉक को अदनान सर की आपने कहा था कि हाँ। 25 तारीख को करवाएंगे, क्या चीज इसमें? 25 तारीख को अदनान सर की क्लास आपने कहा था ना करवाएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। अरे बाबा, ये तो लड़की तैयार, मतलब याद रखती है सब। मैं तो मैं सोच रहा था स्किप कर दूं, भूल जाऊं, लेकिन आपने पकड़ लिया। नहीं, आपने कहा था ना कि याद दिला देना रात में तुम्हें। अरे छोटा सा दिमाग है, कितना मैं इसमें स्टोर रखूं। अदनान सर, ठीक है मैंने लिख लिया, चलो उसको भी ऐड कर देता हूँ। क्लासेस ऐसे नहीं होते हैं, सभी क्लासेस के लिए पैसे देने पड़ते हैं हमें, आप लोगों ने जो फी दी है ना उससे ज्यादा हमें जेब से लगाना पड़ रहा है। और जब आप लोग यूपीएससी क्रैक कर लोगे ना, यूपीएससी जब क्रैक कर लोगे ना, तब लूंगा आप लोगों से, डबल लूंगा फिर, ठीक है? जी सर, दे देंगे उसका। चलो ठीक है, बस इतना ही है, कल मिलते हैं फिर, आप लोग सी सेट की क्लास होगी। अब मैं शेयर करता हूँ टाइम टेबल अगेन, आप थोड़ी देर में शेयर करूंगा। चलिए, गुड नाइट।